गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित खंडकाव्य मेवाड़ मुकुट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस खंडकाव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो खंडकाव्य का सारांश पूछ लिया जाता है आपसे कि इसका सारांश बताइए, प्रथम सर्ग का सारांश बताइए, द्वितीय सर्ग का सारांश बताइए। किसी भी सर्ग का सारांश पूछा जा सकता है, या इस खंडकाव्य के नायक या किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम आइए इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, जो ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, ये 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें 7 सर्ग हैं। ये है पंडित गंगारत्न पांडे द्वारा रचित है, तथा इसके जो नायक हैं वह महाराणा प्रताप हैं। इसमें महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य, साहस का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं मेवाड़ मुकुट। हम इसका अध्ययन सर्ग के अनुसार करेंगे, कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, जिससे कि हम उसका सारांश भी, अगर पेपर में पूछा जाता है हमसे कि प्रथम सर्ग का सारांश बताइए, द्वितीय सर्ग का बताइए, तो अलग अलग हम उसको बता भी सकेंगे। मेवाड़ मुकुट खंड के प्रथम सर्ग का सारांश। अरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में की गई है। बच्चों, इसका जो प्रथम सर्ग है, इसके जो 7 सर्ग हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं। तो जो इसका प्रथम सर्ग है उसका नाम है अरावली सर्ग। तो अरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो जाती है। तो इसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि महाराणा प्रताप और उनकी सेना जो है पराजित हो जाती है। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन होकर अरावली के जंगलों में भटकते हैं। और इसमें क्या होता है, इस युद्ध में, कि महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं और जो है वह सारे साधन उनसे छिन जाते हैं, महल उनका उनसे छिन जाता है, और वह अरावली के जो जंगल हैं, अरावली क्या है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है यह एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो उन अरावली के जंगलों में वे भटकते रहते हैं। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल में गौरव से सिर उठाए खड़ी है। कवि ने अरावली और वन स्थली का मानवीकरण किया है। अरावली पर्वत महाराणा प्रताप को अपने अंचल में पाकर गर्व का अनुभव कर अपने को धन्य मानता है। मतलब जो अरावली पर्वत है वह भी क्या है, महाराणा प्रताप जैसे वीर जब उनमें उधर घूमते हैं अरावली के पर्वतों में, तो जो अरावली पर्वत है वह भी अपने आप में गौरव का अनुभव करता है कि इतना वीर पुरुष जो है मेरे इधर घूम रहा है। उसे विश्वास है कि यह महापुरुष मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा करेगा और उसके गए हुए गौरव को वापस लाएगा। स्वतंत्रता का दीवाना प्रताप अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र अमर के साथ इस वीराने में भ्रमण कर रहा है। तो जो महाराणा प्रताप हैं, उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी और उनके पुत्र का क्या नाम है, अमर। तो वो तीनों ही, महाराणा प्रताप, उनकी पत्नी, अपने पुत्र सहित जो है उस वीराने जंगल में और पहाड़ों में घूम रहे हैं। महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या दौलत को अपनी शरण में रख उसे पुत्रीवत व्यवहार करते हैं, और उनके साथ में क्या है, उनका जो शत्रु है और शत्रु की जो पुत्री है दौलत, वह भी उनके साथ में है। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शत्रु की कन्या के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी पुत्री के जैसा व्यवहार करते हैं। वन के पशु एवं कोल किरात आदि वन्य जातियां ही अब मानो उसके प्रजाजन हैं। उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासिनी सीता के समान एक वृक्ष में बैठी हुई है। तो अरावली के जो पर्वत हैं उसमें वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, वह कहाँ बैठी हुई हैं, ये जिस प्रकार से सीता जी वन में भ्रमण करती थी,
उसी प्रकार से वह भी क्या है, एक वृक्ष के नीचे अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठी हुई है। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में सन्नद्ध है। तो बच्चों, इसमें प्रथम सर्ग में हमको क्या बताया गया है कि महाराणा प्रताप हैं वह युद्ध में हार गए हैं, और वह युद्ध में हार जाने के बाद अपनी पत्नी, अपने पुत्र और शत्रु की कन्या दौलत के साथ में अरावली के पर्वतों में भटक रहे हैं। तो यही इस सर्ग में दिखाया गया है। आइए देखते हैं दूसरा सर्ग। मेघवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। तो द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय सर्ग का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय सर्ग का नाम है इसमें लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन है? महाराणा प्रताप की पत्नी। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित किया गया है। तो इस सर्ग में किसके बारे में बताया गया है? लक्ष्मी के बारे में। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं, मतलब जब वो महल में थी तो उन्होंने हर प्रकार का वैभव देखा है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्होंने देखी हैं। लेकिन आज क्या है, वह निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही हैं और जंगलों में इधर उधर भटक रही हैं। लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राड़ी के रूप में उसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है। वह कंद मूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार लेती है। उसे केवल बच्चों की, प्रताप की एवं दौलत की भूख सहन नहीं है। तो क्या है, जो महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी है, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं है कि वे जंगलों में भटक रही हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, किसी भी चीज़ की अपने लिए उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता किसकी है? अपने छोटे से बच्चे की, महाराणा प्रताप अपने पति की, और जो शत्रु की जो पुत्री है उनके साथ में दौलत, उनको भूखा देख करके उससे सहन नहीं होता। वह अपनी कुटी के बाहर मौन बैठी हुई है। उसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। इस सुंदर राजपुत्र का कैसा भाग्य, जो राणा का पुत्र होकर भी दूध के लिए तरसता है। वह भाग्य की इस विडंबना को अत्याचार और अन्याय का समर्थक मानती हुई उद्विग्न हो जाती है। वह सोचती है कि राणा ने केवल यही तो किया कि अपने शत्रु के सम्मुख शीश नहीं झुकाया। इसी अपराध के कारण उन्हें वन वन भटकना पड़ रहा है। हमने स्वतंत्रता नहीं बेची, इसीलिए दुख मिल रहा है। वह उत्साहित होकर कह उठती है, हमको नहीं डुबा पाएगा ये कष्टों का सागर। तो बच्चों, क्या है इसमें कि जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी, वह अपने पुत्र, अपने पति और शत्रु की पत्नी पुत्री दौलत को जो है भूखा देखती है, और उनको उनके कष्टों को देख करके विचलित हो जाती है। उसे अपने लिए कोई भी परेशानी नहीं है कि वह भूखा रह सकती है, घूम सकती है जंगलों में इधर उधर, लेकिन उन सबको देख करके वह थोड़ी विचलित हो जाती है और अपने पुत्र को देख करके सोचती है कि बताओ, यह राणा का पुत्र है लेकिन आज दूध के लिए तरस रहा है। और यह भी सोचती है अपने मन में कि मेरे पति की गलती क्या थी, बस यही कि उसने जो है अपने शत्रु के सम्मुख शीश नहीं झुकाया, अपने आप को जो है उसके सामने नहीं वह झुके, इसीलिए आज वे इधर उधर मन मन भटक रहे हैं हम लोग। लेकिन वह ये भी बहुत ही स्वाभिमानी है, और जो है उत्साहित होकर क्या कहने लगती है कि हमको नहीं उठा पाएगा ये कष्टों का सागर, मतलब वह दुखों से विचलित नहीं होती है। तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी कुछ नहीं कहती हुई कुटी के भीतर चली जाती है। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्र हो जाते हैं। आइए तीसरा सर्ग देखते हैं। तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है। काव्य के नाम पर, काव्य का जो नाम है उसके नाम पर जो है इसका तृतीय सर्ग का नामकरण हुआ है। इसमें प्रताप के अंतर्द्वंद का चित्रण है। तो इसमें बच्चों क्या बताया गया है? प्रथम सर्ग में क्या था, ये दिखाया गया था कि महाराणा प्रताप जो है पराजित होकर अरावली के पर्वतों में अपने परिवार की, अपने पुत्र पत्नी और शत्रु की पुत्री दौलत के साथ इधर उधर भटकते हैं जंगलों में, अरावली के पर्वतों में, उसका वर्णन था। और द्वितीय सर्ग में किसका वर्णन था? उनकी पत्नी लक्ष्मी का, उनकी मनोदशा का उसमें चित्रण, उसका वर्णन किया गया था। और ये तीसरा सर्ग है, इसमें जो है महाराणा प्रताप की जो अंतर्द्वंद है, उनके मन में जो अंतर्द्वंद चलता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति की विकराल समस्या है। तो महाराणा प्रताप जो है वे अपने मन में इस चीज़ को
यह उनके मन में समस्या बनी हुई है कि किस प्रकार से मेवाड़ को शत्रु से मुक्त कराया जाए। वे विचारमग्न होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं कि उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उनके साथ क्या क्या कष्ट नहीं सहे। वह वन वन मारी फिर रही है, फिर भी वे अपने कर्तव्य पालन से विचलित नहीं हुए। मुझे भी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से आहत हैं और उसके अकबर से मिल जाने का उन्हें दुख भी है। मतलब जो उनका भाई था महाराणा प्रताप का, जिसका कि नाम था शक्ति सिंह, वह जो है उनके शत्रु अकबर के साथ जा कर के मिल गया है। तो इस चीज़ का उनको दुख भी है कि वह उनका भाई है, लेकिन फिर भी वह शत्रु के साथ मिल गया है। और वे कहते हैं, शक्ति सिंह जिसको मैंने था बंधु मान बनाकर पाला, वह भी मुझसे द्रोह कर गया, निकला विषधर काला। कह रहे हैं कि मेरा भाई, वह जो है जिसको मैंने, शक्ति सिंह जिसको कि मैंने एक भाई की तरह पाला था, आज उसने भी मुझको मेरे साथ में द्रोह कर दिया और वह काले नाग की तरह निकला। यह सोचकर भी उनका उत्साह कम नहीं होता। वे जानते हैं कि जब उनकी आत्मा धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौट कर आ जाएगा। वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। वे सोचते हैं कि मानसिंह जैसा वीर भी अकबर के इशारे पर नाच रहा है, परंतु मेरा मस्तक अकबर के सामने नहीं झुक सकता। तो बच्चों, महाराणा प्रताप का शत्रु कौन है? अकबर। वे अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्मरण कर करुणा से द्रवित हो जाते हैं। फिर वे सोचने लगते हैं कि अरावली में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए पर्याप्त साधन जुटाना कठिन है। तो महाराणा प्रताप क्या सोचने लगते हैं कि इन अरावली के इन पर्वतों में रह करके अब स्वतंत्रता के लिए कुछ साधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वे साधन इन पर्वतों में रह करके जुटा पाना बहुत ही असंभव कार्य, कठिन है। वे देश की मुक्ति के लिए अरावली को छोड़कर सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करके शत्रु से लोहा लेकर मेवाड़ को मुक्त कराने की सोचते हैं। और वे क्या सोचते हैं कि अरावली को छोड़ करके सिंधु प्रदेश में जाएं और वहाँ पर सेना इकट्ठी करें और जो है शत्रु से उसका सामना करने के लिए और मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए अपने मन में इन चीज़ों को सोचते हैं। वे अपने सिसोदिया वंश की आन रखने का संकल्प लेते हैं, किंतु साधनहीन हुए यह विचार करते हैं कि वे शत्रु पक्ष का सामना कैसे करें। वे चेतक की स्वामी भक्ति, चेतक कौन था? उनका घोड़ा। चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं, पर दौलत का क्या होगा? क्या वह भी साथ चलेगी? प्रश्न मन में उठते ही वे अनायास दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। तो बच्चों, ये जो तृतीय सर्ग है, इसमें क्या दिखाया गया है? महाराणा प्रताप के मन में जो भी अंतर्द्वंद उनके अंदर चल रहा होता है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि वह सोचते हैं कि उनकी पत्नी ने भी उनके साथ बहुत कष्ट सहे हैं। अपने भाई के बारे में सोचते हैं कि उनका भाई शक्ति सिंह है और वह जो है शत्रु के साथ जा कर के मिल गया है तथा उसने जो है काले नाग की तरह विश्वासघात किया है। और फिर वे आगे अपने मन में ये भी सोचते हैं कि वह जो है इन पर्वतों में रह कर के कैसे साधन जुटा पाएंगे स्वतंत्र संग्राम के लिए। इसीलिए वे वहाँ उसको छोड़ करके सिंधु प्रदेश में जाने के बारे में विचार करते हैं। चतुर्थ सर्ग का नामकरण बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। जो शत्रु की जो पुत्री थी दौलत, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। दौलत अकबर के मामा की बेटी है। वह पर्णकुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठी है, अपने विगत जीवन को याद कर रही है। वह अकबर के दरबार की और उसके विगत जीवन के बारे में विचार करती हुई कहती है कि उस भोग विलास से भरे जीवन में कटता ही थी, प्रीति नहीं थी। तो अकबर, वो जो दौलत है शत्रु की पुत्री, वह कौन है? अकबर के मामा की बेटी। और कहाँ बैठी हुई है? कि जो कुटी है और कुटी के पीछे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे बैठी है तथा अपने पुराने जीवन के बारे में बैठी बैठी याद कर रही है कि जब वह अकबर के यहाँ रहती थी। और वह याद कर रही है और वह सोच रही है कि जब वह अकबर के यहाँ थी तो वहाँ पर केवल भोग विलास ही था चारों तरफ उसके जीवन में, और कड़वाहट ही थी, लेकिन प्यार कहीं नहीं था उसके लिए। उसे बीते जीवन की तुलना में अपना वर्तमान जीवन अधिक सुखद मालूम होता है। मतलब आजकल जो दिन वो व्यतीत कर रही है वह उसको ज़्यादा सुख देने वाले हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अकबर के साम्राज्य की लिप्सा उसके कोमल हृदय में घृणा के बीज बो देती है, किंतु राणा प्रताप के प्रति उसके विचार
पिता जैसी श्रद्धा से युक्त हैं। मतलब उनके मन में भी, दौलत के मन में भी राणा प्रताप के लिए पिता जैसी ही श्रद्धा है। वह भी उसे अपनी पुत्री मानते हैं और उसके मन में भी उनके लिए पिता जैसी ही भावना है। सचमुच में ये कितने महान, कितने गौरवशाली, इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। वह क्या सोच रही है मन में कि ये कितने महान है, कितने गौरवशाली है और उनको पिता बना करके अपना मैंने जो है बहुत बड़ा खजाना पा लिया है। दौलत विचार करती हुई स्वयं कह उठती है कि अकबर यह क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट हो जाता है। तो जो दौलत है शत्रु की पुत्री, उसका राणा प्रताप का जो भाई है शक्ति सिंह, जो कि अकबर के साथ जाकर मिल गया है, उसकी तरफ उसका मन, उसका जो है लगाव हो जाता है, मन झुकता है उसकी तरफ। किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती है। तो वह ये जो बात है उसके मन में जो शक्ति सिंह के प्रति भाव है उसको वह अपने मन तक ही रखती है। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि वे सूर्य हैं, वह दीपक है। वह राणा प्रताप के लिए कुछ करना चाहती है। विचारों में निमग्न दौलत को उसी समय वृक्षों के पीछे से किसी के पदचाप सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर का समापन हो जाता है। तो जब दौलत अपनी कुटिया के पीछे एक वृक्ष के नीचे बैठी है तो वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती है कि जो पुराने दिन थे जब वह अकबर के यहाँ थी तो उनमें केवल कड़वाहट ही थी और कहीं पर प्रेम नहीं था। लेकिन आज जब वह राणा प्रताप के साथ है तो उसका जीवन उसको सुखमयी प्रतीत होता है। उसको अकबर के यहाँ से ज़्यादा राणा प्रताप के साथ अच्छा लगता है। वह उनको अपने पिता की तरह मानती है और महाराणा प्रताप भी उसको अपनी पुत्री की तरह मानते हैं। दूसरी तरफ जो दौलत है उसके मन में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के लिए प्रेम के भाव जागृत होते हैं। वह उनकी शक्ति सिंह की तरफ आकृष्ट होती है और उसकी तुलना महाराणा प्रताप से करती है। तभी वह ये सब सोच रही होती है अपने मन में। तभी क्या होता है बच्चों, उसको जो है कुछ पैरों की आहट सुनाई देती है और यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है। तो इसके 7 सर्ग हैं बच्चों, लेकिन आज हम 4 सर्ग का ही अध्ययन करेंगे और अगले टर्न पर हम आगे के सर्ग का अध्ययन करेंगे। तो अभी इन 4 सर्ग को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है और ज़रूर ही पूछा जाएगा, ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। तो इससे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आप इन खंड को, आप ये जो मैंने सर्ग बताए हैं इनका सारांश आप अपनी कॉपी में, मैं PDF सेंड कर दूंगी, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे।